आज बात करते हैं जेम्स वॉट की। एक ऐसा नाम जो औद्योगिक क्रांति से बहुत गहराई से जुड़ा है। अब कई लोग सोचते हैं कि जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, पर ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने जो किया वो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी था। उन्होंने एक पहले से मौजूद इंजन को इतना बेहतर, इतना कुशल बना दिया कि उसने पूरी दुनिया की इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल दिया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जानेंगे कि जेम्स वॉट कौन थे, फिर उस समय के न्यूकोमेन इंजन की प्रॉब्लम को समझेंगे। इसके बाद वॉट के शानदार सुधारों पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि इंजन के अलावा उन्होंने और क्या क्या आविष्कार किए। हॉर्स पावर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया ये भी जानेंगे और आखिर में जेम्स वॉट की विरासत पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेम्स वॉट ग्लासगो यूनिवर्सिटी में एक इंस्ट्रूमेंट मेकर थे, मतलब वैज्ञानिक उपकरणों को बनाना और ठीक करना उनका काम था। और यहीं इसी माहौल में उनकी दिलचस्पी स्टीम टेक्नोलॉजी में बढ़ी। उन्हें उस वक्त के स्टीम इंजन को करीब से देखने का मौका मिला और उन्होंने फौरन पहचान लिया कि इसमें कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। अच्छा, उस जमाने की मतलब 18वीं सदी की एक बहुत बड़ी चुनौती को समझना जरूरी है। वो थी खदानों में भरता हुआ पानी। सोचिए, कोयले या दूसरे खनिजों के लिए मजदूर जमीन में और गहरा खोदते जा रहे थे, लेकिन जितना गहरा जाते उतना ही जमीन के नीचे का पानी रिस कर खदानों में भर जाता। अब इस पानी को बाहर निकालने के लिए एक ताकतवर और भरोसेमंद तरीके की सख्त जरूरत थी। और इस समस्या का एक हल था भी। 1712 में थॉमस न्यूकॉमन ने एक इंजन बनाया था, एटमॉस्फेरिक इंजन। ये खदानों से पानी निकालने के काम आ भी रहा था। ये पहला प्रैक्टिकल तरीका था, लेकिन इसकी अपनी कुछ बहुत बड़ी कमियां थी। तो ये न्यूकॉमन इंजन काम कैसे करता था? देखिए, प्रोसेस बड़ा सीधा साधा था, पर एफिशिएंट बिल्कुल नहीं। पहले एक सिलेंडर में भाप भरी जाती थी, फिर उसी सिलेंडर के अंदर ठंडा पानी छिड़का जाता था। इससे क्या होता, भाप एकदम से पानी बन जाती, मतलब कंडेंस हो जाती, और सिलेंडर में एक वैक्यूम बन जाता। बस फिर बाहर का हवा का दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पिस्टन को नीचे की तरफ धकेलता था और इसी से पंप चलता था। अब इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? वो थी एक ही सिलेंडर को बार बार गर्म करो फिर ठंडा करो। भाप से गर्म किया फिर पानी से ठंडा किया। इस चक्कर में बहुत ज्यादा हीट, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी और ईंधन बर्बाद होता था। इंजन बहुत ही इनएफिशिएंट था। आसान भाषा में कहें तो ये कोयला बहुत खाता था। अब जहां खदान कोयले की ही हो वहां तो चलो ठीक है, कोयला मुफ्त का है, लेकिन बाकी जगहों के लिए ये बहुत ही महंगा सौदा था। और बस यहीं पर जेम्स वॉट की एंट्री होती है। उन्होंने इसी एक सवाल पर अपना पूरा ध्यान लगा दिया कि इस एनर्जी की बर्बादी को कैसे रोका जाए। क्या कोई ऐसा तरीका है कि सिलेंडर को बार बार गर्म और ठंडा करने के इस झंझट से छुटकारा मिल सके? और फिर 1765 में उन्हें एक जबरदस्त आइडिया आया। एक ऐसा आइडिया जो सुनने में तो बड़ा सिंपल था, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होने वाला था। इसी एक आइडिया ने स्टीम इंजन की एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा दिया। उनका ये क्रांतिकारी आविष्कार था सेपरेट कंडेंसर, यानी एक अलग कंडेंसर। उन्होंने क्या किया, सिलेंडर के साथ एक अलग चेंबर जोड़ दिया। भाप को ठंडा करने का काम अब इस अलग चेंबर में होता था। इसका सीधा मतलब ये था कि जो मेन सिलेंडर था उसे अब ठंडा करने की जरूरत ही नहीं थी। वो हमेशा गर्म रहता और ये अलग वाला कंडेंसर हमेशा ठंडा। तो देखिए फर्क कितना बड़ा है। न्यूकोमेन के इंजन में भाप मेन सिलेंडर के अंदर ही ठंडी होती थी, जिससे पूरा सिलेंडर ठंडा हो जाता था, जबकि वॉट के इंजन में भाप एक अलग कंडेंसर में जाके ठंडी होती थी और मेन पावर सिलेंडर हमेशा गर्म का गर्म ही रहता था। तो इस एक बदलाव का असर कितना बड़ा था, आंकड़े देखिए। बोल्टन और वॉट के इंजन न्यूकोमन इंजन के मुकाबले 75% तक कम कोयला इस्तेमाल करते थे। 75%। इसने इंजनों को बहुत ज्यादा सस्ता और किफायती बना दिया। अब वो इंडस्ट्रीज भी इन्हें इस्तेमाल कर सकती थीं जहां कोयला आसानी से नहीं मिलता था या बहुत महंगा था। लेकिन वॉट का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। अरे, अलग कंडेंसर तो सिर्फ एक शुरुआत थी। वो लगातार अपने इंजन को और बेहतर बनाते रहे ताकि वो सिर्फ खदानों से पानी निकालने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सके। उन्होंने एक के बाद एक कई कमाल के सुधार किए, जैसे कि सन एंड प्लैनेट गियर। इसने इंजन की ऊपर नीचे होने वाली मोशन को रोटरी यानी गोल घूमने वाली मोशन में बदल दिया। इससे क्या हुआ, अब इंजन सिर्फ पंप नहीं बल्कि फैक्ट्रियों की मशीनें भी चला सकता था। फिर आया डबल एक्टिंग इंजन, जिसने पिस्टन के दोनों तरफ स्टीम का प्रेशर इस्तेमाल करके पावर को लगभग डबल कर दिया। और सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर तो एक तरह का ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोलर था, जो इंजन की स्पीड को एक जैसा बनाए रखता था। ये टेक्सटाइल मिल जैसी जगहों के लिए बहुत जरूरी था। अब वॉट के पास एक बेहतरीन इंजन तो था, लेकिन वो अपने ग्राहकों को कैसे समझाते कि ये कितना पावरफुल है। उन्हें पावर को नापने का कोई तरीका चाहिए था, और यहीं से
हॉर्स पावर का कॉन्सेप्ट सामने आया जिसे हम आज तक इस्तेमाल करते हैं। देखिए, उनकी जो बिजनेस डील थी वो कोयले की बचत पर आधारित थी, लेकिन ये उन कस्टमर्स के लिए काम नहीं करती थी जो पहले से घोड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। तो वॉट को एक ऐसा तरीका निकालना पड़ा जिससे वो अपने इंजन की ताकत की तुलना उन घोड़ों की ताकत से कर सकें जिनकी जगह ये इंजन लेने वाले थे। ये एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग मूव था। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बाद वॉट और उनके बिजनेस पार्टनर मैथ्यू बोल्टन ने एक स्टैंडर्ड तय किया। उन्होंने कहा कि एक हॉर्स पावर का मतलब है 33,000 पाउंड वजन को 1 मिनट में 1 फुट ऊपर उठाने की ताकत। और ये पैमाना इतना सटीक बैठा कि पावर की एक परमानेंट यूनिट बन गया। तो आखिर में जेम्स वॉट की विरासत क्या है? उनके काम का असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला था। उनके सुधारों ने स्टीम इंजन को, जो पहले एक मामूली सा और कम कुशल डिवाइस था, उसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पावर हाउस बना दिया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि वो लगातार कुछ न कुछ नया करते रहे। 1769 में सेपरेट कंडेंसर से कहानी शुरू हुई और 1788 में सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर तक चलती रही। वॉट हमेशा स्टीम पावर को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के रास्ते खोजते रहे। और शायद उनके योगदान को सबसे बड़ा सम्मान तब मिला जब पावर की इंटरनेशनल यूनिट, यानी ऐसा यूनिट का नाम ही उनके नाम पर वॉट रख दिया गया। इससे उनका नाम हमेशा के लिए साइंस और इंजीनियरिंग की दुनिया में अमर हो गया। और आखिर में एक सवाल, जरा सोचिए, अगर जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को इतना एफिशिएंट नहीं बनाया होता तो आज हमारी ये मॉडर्न दुनिया कैसी दिखती? ये सवाल ही उनके काम के असर को बताने के लिए काफी है।